जय श्री कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो क्लास में देखने वाले हैं केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट केमिकल बॉन्डिंग का एक सब टॉपिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक छोटा सा टिनी टॉपिक है जिसको हम लोग चलते फिरते भी कवर कर सकते हैं। एंड आपको मैं बता देता हूँ डाइपोल मोमेंट से क्वेश्चन नीट एंड JEE मेंस इवन JEE एडवांस सभी में पूछे जा चुके हैं एंड बहुत कॉमनली बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है डाइपोल मोमेंट से। मैं आप लोगों को काफ़ी शॉर्ट तरीके से इस वीडियो क्लास में डाइपोल मोमेंट आज बताने वाला हूँ, जिसमें डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे एंड उसके साथ ही उससे किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसकी क्या क्या वेराइटीज़ हैं। क्योंकि डाइपोल मोमेंट कहने को तो छोटा सा पार्ट है बट इसमें क्वेश्चंस की लॉट्स ऑफ वेराइटी बनती है। तो स्टूडेंट्स इस क्लास को आप लोग पूरा कंप्लीटली अटेंड कीजिए एंड इसके नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। अदरवाइज आपको इस क्लास का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ नोट जरूर बनाना है आपको, नोट्स कंप्लीट करें, बिल्कुल तरीके से लिखें। जहाँ पे भी मैं क्वेश्चन दूँ उसको जरा सा पॉज करके क्वेश्चन को पहले खुद से एनालाइज करना है, फिर आपको उसका आंसर देखना है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट्स कवर कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट को हिंदी में द्विध्रुव आघूर्ण भी कहते हैं। क्या होता है? बहुत ही सिंपल चीज है। इट इज अ मीजर ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी। किसी भी बॉन्ड की पोलैरिटी को मीजर करना है तो डाइपोल मोमेंट को हमें देखना पड़ेगा। अब एक बात चलती है बॉन्ड पोलैरिटी क्या होती है। तो बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड तो आप जानते हैं, बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग में सारे बॉन्ड ही बॉन्ड है, बट उसकी पोलैरिटी का मतलब होता है ध्रुवता। मीन्स बॉन्ड में अपन को बॉन्ड देखने में इक्वल लगता है हर तरफ से, लेकिन आप देखेंगे कि एक साइड उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। आप जानते हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, तो एक साइड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और एक साइड कम है। बहुत सिंपली एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे HCl। तो इसमें जो बॉन्ड देखने में तो एक जैसा लग रहा है, बट इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो इस साइड ज़्यादा है। दिख रहा है ना, क्लोरीन की EN ज़्यादा होती है तो वो इस साइड ज़्यादा है, इसलिए इसकी बॉन्ड पोलैरिटी किस साइड है? इस साइड। इसलिए इसका म्यू की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? म्यू की डायरेक्शन इसकी इस साइड हो जाएगी। अब म्यू की डायरेक्शन है मतलब कि म्यू कुछ है, इसका मतलब म्यू 0 तो नहीं है, इसलिए ये HCl कंपाउंड क्या हो गया? पोलर हो गया, मतलब कि ये एक पोलर बॉन्ड है। हाँ, अगर यही एग्जाम्पल मैं Cl2 के अंदर देखूँ तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ पे बॉन्ड पोलैरिटी नहीं होगी क्योंकि जितनी EN इसकी है उतनी EN इसकी है। तो इस कंडीशन में मैं क्या बोलूँगा? बॉन्ड पोलैरिटी की डायरेक्शन, जितना इलेक्ट्रॉन इस साइड जाएगा उतना इस साइड जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली इसका म्यू क्या हो जाएगा? 0 एंड Cl2 क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। देखा आपने कितना ईजी होता है डाइपोल मोमेंट निकालना। ये इसका सबसे सिंपल पैटर्न है समझने के लिए। मैं आपको दिखाऊंगा इसमें क्वेश्चंस में किस तरीके के वेरिएशंस आएंगे जो कि आपको बहुत इजीली चकमा दे जाएंगे। तो पहले आप बहुत बेसिक फंडा इसका समझिए। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ये बॉन्ड की पोलैरिटी का मीजर होता है, ठीक है ना, मतलब बॉन्ड की पोलैरिटी को चेक करने का एक तरीका है, ठीक है ना, या हिंदी में बोले तो बंध की ध्रुवता को नापने का एक तरीका है। इसलिए इससे पता चलता है कि कोई भी मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं, उसमें जो बॉन्ड है वो पोलर है या नहीं, उसका डाइपोल मोमेंट है या नहीं। तो मैंने एग्जांपल के लिए आपके सामने HCl दिया है। HCl की मैं बात करूं तो HCl में आपको क्या दिख रहा है? HCl में आपको दिख रहा है कि क्लोरीन की EN ज़्यादा होती है, इसलिए उसने इस तरफ से इलेक्ट्रॉन को खींचा है और इसका खींचा है मतलब पोलैरिटी कुछ है, बॉन्ड इक्वल नहीं है, अनइक्वल है तो फिर क्या हो गया? पोलैरिटी है, म्यू 0 नहीं है, तो ये उसका डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल 0, मतलब डाइपोल मोमेंट है और ये कंपाउंड जो है नॉन पोलर है। ओके, जबकि Cl2 की बात करूँ तो Cl2 में आप देख रहे हैं कि दोनों सेम कंपाउंड है। इसने जितना इलेक्ट्रॉन को इस साइड खींचा है उतना ही इलेक्ट्रॉन को इसने इस साइड खींचा है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि म्यू इसका क्या है? 0। ओके, तो ये नॉन पोलर हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि इट इज़ अ मेजर ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी एंड बॉन्ड पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है म्यू, ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट। ओके, एक और चीज भी बोल सकते हैं, बॉन्ड पोलैरिटी प्रोपोर्शनल होती है, अगर म्यू नहीं देखे तो डेल्टा EN भी देख सकते हैं, दोनों का EN, इन दोनों का EN डिफरेंस आप देख रहे हैं ज़्यादा है तो बॉन्ड पोलर ज़्यादा होगा।
बात करूं कि म्यू किसका ज़्यादा, HF और HCl में कंपैरिजन करूं तो फिर इसकी EN ज़्यादा होती है, तो म्यू इसका भी इज़ नॉट इक्वल 0 होगा। बट इन दोनों में म्यू का कंपैरिजन करें तो HF का ज़्यादा होगा, HF का ज़्यादा होगा, इसका इसके कंपैरिजन में कम होगा। पोलर दोनों हैं, तो क्या देख सकते हैं उस कंडीशन में जब कंपैरिजन इस टाइप का है HF एंड HCl में, तो उस टाइम हम डेल्टा EN देखेंगे। जबकि बॉन्ड पोलरिटी देखनी है तो फिर हम इस तरीके के एग्जाम्पल को भी यूज़ करेंगे। ओके, तो ये बात आप क्लियर याद रखेंगे, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है म्यू का, ये चार्ज इनटू डिस्टेंस या फिर लेंथ ऑफ बॉन्ड, मतलब कि एक मॉलिक्यूल के बीच में जो चार्जेस, इस पर पार्शियल पॉजिटिव होगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव होगा, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम डी बोलेंगे। डिस्टेंस को डी बोलेंगे तो उसका म्यू निकालने का तरीका क्यू इंटू डी, इस तरीके का क्वेश्चन दूंगा तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से आपको ये अप्लाई करना है। इसके बाद आती है यूनिट क्या होती है म्यू की, तो म्यू की यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो इसकी यूनिट होती है डी वाई। क्या होती है? डी वाई। डी वाई 1 डी वाई जो होती है इज इक्वल होती है 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। समझे? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट समझते हैं आप, जो कि चार्ज की एक CGS यूनिट है, ऐसा ही होती है कूलम। तो डी वाई जो 10⁻18 ESU फिजिक्स में आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक उसमें मिलता है ESU सेंटीमीटर। तो इतनी बातें आपको इसकी याद रखनी है। और बहुत बेसिक, सबसे बेसिक क्वेश्चन है तो वो यही है कि इसमें पोलर है या नॉन पोलर। अभी मैं आपको इसके बहुत सारे स्पेशल क्वेश्चन दिखाऊंगा जिससे आप लोग को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और ये टॉपिक का किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपका मिस या स्किप नहीं हो सकता। ओके, तो इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, पॉज करके मैं आपको अब दिखाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिया है, इज कंपाउंड पोलर और नॉन पोलर। मतलब मैंने आपको कंपाउंड दिए हैं 4, उनमें से पूछता है क्या ये कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है, पोलर है या नॉन, इन चारों में हमको बताना है। तो इस 4 क्वेश्चंस को मैं आपके सामने करूंगा, फिर मैं आपको भी दूंगा होमवर्क में इस तरीके के क्वेश्चन। तो इससे समझ में आ जाएगा कि पोलरिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा, आई थिंक आप सबने ये सब नोट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं BF2। तो BF2 को हम देखें तो BF2 की स्ट्रक्चर क्या होती है, बेरिलियम से 2 फ्लोरीन जुड़े होते हैं, ठीक है ना। कोई ऐसा लोन पेयर नहीं होता है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसमें। अब फ्लोरीन की ये ज़्यादा होती है, बेरिलियम की कम होती है, तो हमारी बॉन्ड पोलरिटी की डायरेक्शन इस तरीके से होगी, एक इस साइड और एक इस साइड। अब आप देख रहे हैं कि 2 बॉन्ड एक दूसरे को, ये इस साइड है 180 डिग्री पर है और इक्वल फोर्स है, इधर भी फ्लोरीन की इक्वल पावर है, इधर भी फ्लोरीन की इक्वल पावर है। तो आप जानते हैं बिल्कुल सेम फिजिक्स में क्या करते थे, वेक्टर्स में क्या करते थे, दोनों दो वेक्टर एक दूसरे के 180 डिग्री पर है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो फिर नेट क्या आ जाएगा, नेट म्यू आ जाएगा 0, म्यू नेट ही फाइनली होता है। और ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड हो जाएगा हमारा नॉन पोलर, NP मीन्स नॉन पोलर। इसके साथ ही एक पॉइंट यहाँ पे और आप ऐड कर लेना, वैसे तो आपको पता है कि डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। वैसे तो आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर की हम बात कर रहे हैं बार बार, तो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन लिख भी लेना एक बार। चलिए अब अपन देखते हैं CCl4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन अभी आपको नहीं भी आता है तब भी आप इसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कार्बन की स्ट्रक्चर 4 Cl हम इससे ऐड कर देंगे। देखिए अब क्या होगा, कार्बन और क्लोरीन में किसकी ज़्यादा होती है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है। तो देखिए बॉन्ड पोलरिटी इसकी इस साइड, ये इस साइड खींचेगा, ये इस साइड खींचेगा, ये इस साइड खींचेगा, 4 वेक्टर एक दूसरे को बराबर से खींच रहे हैं। आप सब जानते हैं ना, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो 109 डिग्री का एंगल होता है और वो चारों तरफ से इक्वल होता है। तो इस कंडीशन में भी सारे के सारे वेक्टर एक दूसरे को इक्वली कैंसिल कर देंगे एंड म्यू नेट क्या आ जाएगा 0। तो ये कंपाउंड में हमारा क्या हो गया, नॉन पोलर। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब देखते हैं CH_Cl3 कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और 3 हमारे क्लोरीन जुड़े हुए, क्लोरीन। अब आप देखते हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें बॉन्ड पोलरिटी क्या होगी, क्लोरीन खींचेगी कार्बन से, इधर भी क्लोरीन खींचेगी कार्बन से, इधर भी क्लोरीन खींचेगी कार्बन से। बट हाइड्रोजन और कार्बन में क्या होगा कि कार्बन खींचेगा हाइड्रोजन से। इस कंडीशन में इन तीनों का नेट वेक्टर तो नीचे की साइड आ ही रहा है, ऊपर से चौथा वेक्टर भी नीचे की साइड है। इस कंडीशन में म्यू अब 0 नहीं हो सकता, क्योंकि पिछली बार ऊपर वाला कैंसिल कर रहा था, बट इस बार 0 नहीं हो सकता। तो म्यू नेट इज इक्वल
नॉट इक्वल 0 एंड दिस कंपाउंड इज पोलर। यस, तो ये कंपाउंड हमारा पोलर है, इसमें पोलरिटी प्रेजेंट है। ओके, अब आइए देखते हैं SO2 को देखते हैं अगेन। तो SO2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है? सल्फर के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 2 4 6, 2 ऑक्सीजन उससे जुड़ जाएंगे। मैंने इसको इस तरीके से वी शेप क्यों किया है? क्योंकि लॉन पेयर बॉन्ड से रिपल्सन करेगा तो ये दोनों बॉन्ड ऐसे नहीं रहेंगे, थोड़े नीचे झुक जाएंगे। क्योंकि मान लो कि ये सल्फर है, ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड है। अब लोन पेयर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके बीच में रिपल्सन होगा, इसके बीच में रिपल्सन होगा, बॉन्ड थोड़े नीचे झुक जाएंगे वी शेप। तो इस तरीके से यहाँ देखूँ, इसका वेक्टर इस साइड आएगा डाइपोल मोमेंट का, इसका इस साइड आएगा। 2 वेक्टर इस तरीके से एक दूसरे के साथ रहेंगे। आपको इसमें एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं है। इतना समझ में आ रहा है कि जितना एंगल इधर होगा जितना उतना इधर होगा। तो इन दोनों का नेट वेक्टर कहाँ आ जाएगा? म्यू नेट यहाँ आ जाएगा। और जो कि जब है म्यू नेट एक ही डायरेक्शन में है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, तो इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस कंपाउंड इज ऑल्सो पोलर। क्लियर है? तो इस तरीके से हम चारों कंपाउंडों को बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। 2 नॉन पोलर हैं, 2 पोलर हैं। एक और एग्जांपल इसी का हम देख ही लेते हैं लगे हाथों। SO3 भी देख लेते हैं। अब अगर इसकी जगह SO2 की जगह SO3 होता है तो इससे 3 ऑक्सीजन इस तरीके से अटैच होते हैं। तीनों के डाइपोल मूवमेंट इस तरीके से होते। फिजिक्स में आप लोगों ने जरूर ये पढ़ा होगा कि जब 3 वेक्टर इक्वल बॉन्ड पर हों तो उनके एंगल जो है 120 में डिवाइड हो जाते हैं। और 120 का नेट फैक्टर क्या आता है? 0। तो म्यू नेट इज इक्वल 0। तो इस बार ये क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। तो इस तरीके से अगर SO2 इज, क्वेश्चन आ सकता है SO2 इज पोलर बट SO3 इज नॉन पोलर, वाई? तो आप बोल सकते हैं इसमें तीनों साइड के जो वेक्टर होते हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ओके, अभी मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बाकी वेक्टर का आपको पता होना चाहिए कि जब 120 डिग्री पर होता है तो उनका रिजल्टिंग जो होता है 60 डिग्री पर होता है। जब इसका 60 डिग्री पर आएगा तो वो इसके सामने आ जाएगा और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको दूंगा कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। आइए देखते हैं फटाफट से आज के स्पेशल क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इन CO। कार्बन मोनोऑक्साइड में डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो पहला ऑप्शन है C2 ऑक्सीजन, कार्बन टू ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन टू कार्बन, फिर बोला नॉन पोलर कंपाउंड, दिस इज नॉन पोलर कंपाउंड, एंड लास्ट ऑप्शन बोला कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑलवेज नॉन पोलर। इन 4 में से क्या सही है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आप देखिएगा कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। तो आप जरूर इसको पहले इमेजिन कीजिए क्या इसका आंसर होगा पॉज करके। आइए देखते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इन CO। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है, कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं, है ना। अब आप जानते हैं कि कार्बन ग्राउंड स्टेट में होता है तो इसकी कोवैलेंसी 2 होती है और ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन जो होता है, इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ, ऑक्सीजन जो होता है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड कार्बन की साइड देता है। ये CO की स्ट्रक्चर होती है ना। कार्बन और ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2, कार्बन की कोवैलेंसी या तो 2 होती है या 4 होती है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 4 होती है, बट 4 तो ऑक्सीजन दे नहीं सकता, तो उस कंडीशन में शेयर कर नहीं सकता, तो उस कंडीशन में क्या होगा? सिर्फ एक डबल बॉन्ड बनेगा। बट ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है, और कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है ग्राउंड स्टेट में, तो ये एक लोन पेयर इसको दे देगा। इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है CO की। अब हमें देखना है कि कार्बन डाइपोल मूवमेंट इसका है या नहीं। तो पहले तो देखिए इन दोनों की EN डिफरेंट है, तो डाइपोल मूवमेंट या तो इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, मतलब डाइपोल मूवमेंट होगा, मतलब कि ये कंपाउंड जो है पोलर तो है, मतलब इसका म्यू जो है 0 नहीं है, पोलर है। कंपाउंड क्या है? पोलर। तो ये बात क्लियर हो गई। इस हिसाब से देखें तो कंपाउंड ये वाला आंसर गलत है, नॉन पोलर कंपाउंड नहीं है। अब डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा कि कार्बन से ऑक्सीजन डायरेक्शन में देखें तो ऑक्सीजन की EN ज़्यादा है और कार्बन की EN कम है ना। तो इस हिसाब से डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन इस साइड होनी चाहिए, मतलब कि कार्बन टू ऑक्सीजन। लेकिन ये इसका आंसर गलत है, ठीक है ना। याद रखेंगे, स्पेशल पॉइंट इज दैट
कि जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है तो लेने वाले के पास नेगेटिव माना जाता है और देने वाले के पास पॉजिटिव माना जाता है, और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। इस हिसाब से डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ऑक्सीजन से कार्बन की साइड होगी, ऑक्सीजन से कार्बन की साइड, तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, तो स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और अक्सर गलत करके आएंगे जब इस तरीके का क्वेश्चन वो फ्रेम करके आपको देगा कार्बन मोनोऑक्साइड या किसी और पर। फोर्थ ऑप्शन में बोल रहा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑलवेज नॉन पोलर, तो इस पॉइंट का भी क्लैरिफिकेशन आपको मिल गया होगा कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो वो नॉन पोलर नहीं होगा, कंपाउंड पोलर होगा। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से ही तो प्लस माइनस उल्टा हो गया, ऑक्सीजन जिसको माइनस सोच रहे थे वो प्लस हो गया। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी गलत है, ध्यान रखिएगा। चारों ऑप्शन इसके अच्छे हैं, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तो विच मॉलिक्यूल हैज डायपोल मूवमेंट जीरो। क्वेश्चन में थोड़ा सा है, विच मॉलिक्यूल हैज डायपोल मूवमेंट जीरो, मतलब कि कौन सा मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट जीरो है, ये क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन दे रहा है पहला HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, H2O एंड CO2। तो फटाफट से देख लेते हैं। HF की बात करूं तो HF फ्लोरीन की एन ज़्यादा होती है, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। HBr में बात करूं तो ब्रोमीन की EN हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, इस कंडीशन में भी म्यू की डायरेक्शन इस साइड होगी। H2O की बात करूं तो ऑक्सीजन से 2H जुड़े, तो ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे बनाना है। ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 तो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग हो गए, 2 लोन पेयर। ये लोन पेयर फिर से रिपल्सन करेंगे, क्योंकि आप बिजेपर थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी या पढ़ेंगे आप लोग, उसमें आएगा। तो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन ये होगी और इसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी, ये होगी। तो इस कंडीशन में 2 वेक्टर जब इस तरीके से हैं तो इनका रिजल्टिंग वेक्टर ऊपर की साइड होगा, मतलब कि जो म्यू है इज़ नॉट इक्वल 0 और पोलर कंपाउंड है। इसमें आप ये क्वेश्चन मत पूछना कि सर इस बार भी तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है बट इस बार ये इसको क्यों नहीं दे रहा है। तो बेटा देने के लिए सामने वाले के पास वेकेंट ऑर्बिटल भी होना चाहिए। कार्बन के पास ग्राउंड स्टेट में वेकेंट ऑर्बिटल होता है, इसलिए इसने इसको दे दिया था, है ना। चलिए अब आ जाते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ऑक्सीजन से इस साइड जुड़ गए, 2 ऑक्सीजन से इस साइड जुड़ गए, ठीक है ना। इसका डायपोल मूवमेंट इस साइड होगा, इसका इस साइड होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड नेट रिजल्टिंग डायपोल मूवमेंट 0 का फोर्थ आंसर हो जाएगा। सर मन में क्वेश्चन ये आ रहा है कि इस बार सर ये ऑक्सीजन नीचे क्यों नहीं है, क्योंकि कार्बन के पास कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है या लोन पेयर नहीं बचा है जो इन बॉन्ड को रिपल्स कर सके। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा था। इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं। अब मैं आपको देता हूँ नेक्स्ट स्पेशल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फिर मैं आपको दूंगा इसके बाद होमवर्क, फटाफट से आप उनको कर दीजिएगा। चलिए आइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच बॉन्ड एंगल थीटा वुड रिजल्ट इन मैक्सिमम डायपोल मूवमेंट फॉर द ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ABA। वो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा बॉन्ड एंगल थीटा जो कि जिस पर डायपोल मूवमेंट हमें मैक्सिमम मिल जाएगा, किसके लिए, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल AB। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब AB, जैसे B सेंट्रल एटम मान सकते हैं और उससे 2 चीज़ें A जुड़ी हुई है, ऐसा मान लेते हैं। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें 3 एटम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिंग है। इससे आपके फिजिक्स के, वेक्टर के बहुत अच्छे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे इससे, या ट्रिग्नोमेट्री के भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अपन को ये देखना है कि सबसे ज्यादा डायपोल मूवमेंट इन 4 एंगल 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री में सबसे ज्यादा हमें किस पे मिलेगा। ये एंगल तो नहीं पता बट वो बोला कि मान लो ये चारों एंगल हो तो सबसे ज्यादा डायपोल मूवमेंट कब मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तो बहुत ही कॉमन सेंस का तरीका है, दूसरा ऑफिशियल तरीका है। ऑफिशियल तरीका काफी ज्यादा ईजी है और कॉमन सेंस का तरीका उससे भी बहुत ज़्यादा इजी है। आइए देखते हैं पहले कैसे करेगी। तो देखो डायपोल मूवमेंट पूछ रहा है कि किस एंगल पर सबसे ज़्यादा होगा। आप जानते हैं कि डायपोल मूवमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वहाँ वेक्टर के सारे रूल लग जाएंगे। अब आप ही बताइए, जब इस तरीके का वेक्टर का कोई क्वेश्चन आ जाए और आपको रिजल्टिंग वेक्टर निकालना हो तो सबसे कॉमन फॉर्मूला क्या होता है, √A² + B² + 2AB cos थीटा, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें A² B² तो वही रहेगा। अब 2AB cos थीटा की वैल्यू से डिसाइड होगा कि वैल्यू किस में ज़्यादा आनी है। 2AB भी वही है, cos थीटा की वैल्यू जिस पे ज़्यादा होगी उसके लिए वैल्यू ज़्यादा आएगी,
ठीक है। अब इन चारों में ही देखें तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो जब ये 0 है तो सबसे कम तो cos 90 के लिए, तो cos 90 के लिए आंसर क्या होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए, पूछा है मैक्सिमम, और बच्चा 90 वाला आंसर नहीं लगाता, जबकि इसका सही आंसर 90 डिग्री ही है। बच्चा सबसे पहले इसमें कॉमन सेंस लगाता है, cos अगर जिसको जो यहाँ तक पहुँच भी जाता है वो सोचता है कि cos थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के लिए होती है 0, तो सबसे कम 0 से कम क्या होगा, 0 से कम क्या होगा, और ये सोच के मैक्सिमम और 0 को देख के वो 90 डिग्री आंसर तो नहीं लगाता, और इनमें से ही कोई लगाता है, और वो सोचता है कि जब 90 में 0 तो इसमें सबसे ज़्यादा, और क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाता है, क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत हो जाता है। ओके, तो अब देखते हैं सही कॉन्सेप्ट क्या है। आंसर इसका 90 डिग्री है। तो देखिए बेटा, आपने ये सुना होगा, फिजिक्स में इतना जरूर देखा होगा, ट्रिग्नोमेट्री के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जिसमें 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री एंड अगेन 360 डिग्री। जब हम यहाँ वापस आ जाते हैं, हमें पता है कि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, साइन और साइन का बड़ा भाई कौन सा, कोसाइन, ठीक है ना। इसके बाद बात करें साइन और कोसेक यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पर आपका टेन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। तो जब अभी हमारा जो क्वाड्रेंट है, ये जो वैल्यूज दी गई है 90 से 180 के बीच की दी गई है, तो यहाँ पे साइन और कोसेक तो पॉजिटिव होते हैं, बट कॉस क्या होता है, साइन और कोसेक तो पॉजिटिव होता है, बट कॉस क्या होता है, कॉस यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव। मतलब कि इन तीनों के लिए कॉस की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी कि नहीं होगी, और नेगेटिव वैल्यू होगी तो 0 से भी कम हो जाएगी, 0 से भी कम हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हम क्या चाहेंगे, भैया 0 ही सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए cos 90 की वैल्यू 0 है, बट इन सब में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इन सब में cos की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और इसलिए ये आंसर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हमें यही मिल रहा है। क्लियर है, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी बच्चे इसलिए मिस्टेक करते हैं ऐसे क्वेश्चन में। अब इसमें बात करूंगा कॉमन सेंस से कैसे सोचना है, तो कॉमन सेंस से भी सिंपल ही सोच सकते हैं कि अगर इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा, बिल्कुल ही अलग अलग हो जाएंगे, तो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल ही रिपल्स करेंगे, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में म्यू क्या आएगा, 0, और इस कंडीशन में म्यू का आएगा, इन चारों में मैक्सिमम आएगा, ठीक है ना। अगर वो आपसे मिनिमम का पूछता तो आंसर आपको 180 लगाना था, ठीक है ना। बाकी इनमें नेगेटिव आएगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू है तो कम आएगा, कॉस नेगेटिव आता है। क्लियर है, कॉमन सेंस हम समझ गए कि 90 डिग्री पे रिजल्टिंग ज़्यादा अच्छा आएगा, 120 पे थोड़ा और घट जाएगा, 150 पे थोड़ा और घट जाएगा, 180 पे और घट जाएगा। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन जो है 90 डिग्री से कम वाले होते तो जितना कम बॉन्ड एंगल होगा उतना अच्छा रिजल्टिंग हमारा म्यू का आएगा। हम सब जानते हैं ना कि कॉस की वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए, और बात करें 180 डिग्री के लिए, तो यहाँ पे 1 होती है, यहाँ 0 होती है, और यहाँ -1 होती है। मतलब कॉस एक कैसी चीज़ है, कॉस घट रहा है 1 से 0 पर, एंगल बढ़ रहा है, कॉस घट रहा है 1 से 0 और 0 से -1, तो इसलिए एंगल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, सीधा सीधा हिसाब है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में हमारा रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट घटता जाएगा। क्लियर है, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन दिखाता हूं, उसके बाद हमारा वीडियो एंड। ओके, आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल, आज का लास्ट क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा स्पेशल क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन है, डायपोल मोमेंट ऑफ HBr इज 1.6 × 10⁻³ कूलम मीटर and interatomic spacing is 1 angstrom. Then find percentage ionic character of HBr. परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पूछ रहा है, मतलब डायपोल मूवमेंट से कहाँ गया, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर से। तो इसका रिलेशन हमें पता होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको रिलेशन भी पता चल जाएगा। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का जो फॉर्मूला होता है डायपोल मूवमेंट ऑफ कंपाउंड, जो कि दिया गया है, अपॉन Q × D इंटू परसेंट है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डायपोल मोमेंट ऑफ कंपाउंड अपॉन Q × D इंटू 100। ओके,
तो देखिए पहले तो उसने 1.6 × 10⁻30 कूलोमीटर, हमने तो जो इसकी यूनिट देखी थी वो ESU सेंटीमीटर में देखी थी, तो वो CGS यूनिट थी, ये इसकी SI में आ जाती है, क्योंकि कूलम भी SI है और मीटर भी SI है। ठीक है ना। वैसे आपको बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, 1 डिवाइड जो होता है अगर उसको SI में बात करें तो 3.3 × 10⁻30 कूलोमीटर होता है। ठीक है ना, अगर अपन इसमें कन्वर्ट करेंगे फिलहाल, लेकिन यहाँ इसका कोई ऐसा यूज़ नहीं है। आइए देखते हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे हमारे। तो सीधी बात है, डायपोल मोमेंट ऑफ कंपाउंड उसी ने दिया है 1.6 × 10⁻30 कूलम मीटर अपॉन क्यू। चार्ज कितना होता है भैया 1.6 × 10⁻, HBr में इलेक्ट्रॉन एक ही का इफेक्ट पड़ेगा, तो -19 इंटू डिस्टेंस उसने ही दिए 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब कि 10⁻−10 मीटर, और ये क्या होती है कूलम में। कूलम से कूलम, मीटर से मीटर कट गया, ठीक है, इंटू 100 भी करेंगे तो 1.6 से 1.6 चला गया। ठीक है, 10⁻−30 अपॉन 10⁻−29 इंटू 100, इससे कटेगा ऊपर 10⁻−1 रह जाएगा, तो 10⁻−1 इंटू 100 का मतलब 10⁻2, मतलब 10⁻1 मीन्स आंसर है हमारा 10। इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये डिफरेंट क्वेश्चन है। आई थिंक अभी मैंने देखा नहीं है एग्जाम्स में आता हुआ, आने के चांस है। 4th वाला क्वेश्चन और 5th वाला क्वेश्चन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अब आपको फाइनली क्या करना है, मैंने आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन लिख रखे हैं। होमवर्क में आपको ये 5-6 कंपाउंड मैंने दिए, फर्स्ट BF3, CH4, CH2, Cl2, NH3, NF3, PCl5, इन 6 के आपको आंसर मुझे देने हैं कि इनमें से कौन कौन पोलर है और कौन कौन नॉन पोलर है। ऐसे आपको मुझे अभी के अभी एक कमेंट में ये आंसर देने हैं 6 के 6। ओके, तो इनके आंसर आप जरूर दीजिएगा, मैं आपको इसके करेक्ट आंसर डाल दूंगा। 6 के 6 मैंने वो लिखे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम लोग ये क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोगों को इस तरीके से जो संडे को मैं क्लासेस लेता हूँ सारी अटेंड किया कीजिए। और आज फेसबुक पर हमने एक नीट मेंटोर नाम का पेज क्रिएट किया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और वो जो पेज है आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प के लिए तैयार किया गया है, जिसमें बहुत सारी एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स, नीट के साथ साथ JEE की भी, एंड उसके अलावा हम लोग बात करें तो बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स इस पर आएंगी। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उस पर क्लिक करके उस पेज को लाइक करके रखें, जिससे कि हम अपने नीट मेंटोर चैनल को और सपोर्ट कर सकें, और साथ ही आप लोगों को वो सारी अपडेट्स टाइम पर मिल सकें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।